नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे किताब माफियाओं पर लगाम कब की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे के हाथों में जो स्कूल की किताब है वो असली है या किसी किताब माफिया के कारखाने में छुपी अवैध कॉपी है? दरअसल उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक ऐसी खबर आई जिसने शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन तक के पैरों तले जमीन खिसका दी है। रुद्रपुर का कीरतपुर इलाका एक सुनसान गोदाम, और जब उसका ताला टूटा तो अंदर जो दिखा वो किसी फिल्मी साजिश से कम बिल्कुल नहीं था। करोड़ों रुपए की कीमत की लाखों एनसीईआरटी की किताबें, ये वो किताबें हैं जो सरकारी दरों पर बच्चों तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन यहां इन्हें कालाबाजारी के खेल के लिए छिपा कर रखा गया था। मामला शनिवार देर रात का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक संदिग्ध तरीके से किताबों को लाद कर निकालने की फिराक में है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने जब टीम भेजी तो इस बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ। हैरानी की बात देखिए कि जब टीम गोदाम पहुंची तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। सारे कर्मचारी फरार, लेकिन गोदाम के अंदर का नजारा वो हैरान करने वाला था। वहां किताबों के पहाड़ खड़े थे। जिला शिक्षा अधिकारी हरेंद्र मिश्र और तहसीलदार दिनेश कुटौला की मौजूदगी में जब गोदाम सील किया गया तो हड़कंप मच गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये खेल चल कैसे रहा था। शुरुआती जांच में जो नाम सामने आ रहे हैं वो है मेरठ के किताब माफिया के। जी हां, वही मेरठ जो अपनी छपाई के लिए जाना जाता है। अब वहां से अवैध किताबों की सप्लाई का केंद्र रुद्रपुर बन गया है। बताया जाता है कि इन किताबों को मेरठ में अवैध रूप से छापा जाता था, फिर रुद्रपुर के इस गोदाम में डंप किया जाता था और यहां से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में सप्लाई की जाती थी। अब जरा सोचिए कि क्या ये किताबें नकली हैं? क्या इन किताबों के जरिए करोड़ों का टैक्स चोरी का खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, शिक्षा विभाग की नाक के नीचे इतना बड़ा गोदाम चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। आज दिल्ली से एनसीईआरटी की स्पेशल टीम रुद्रपुर कल पहुंची और जब इस सील बंद गोदाम का ताला दोबारा खोलेगा तो कई बड़े शहरों से नकाब अपने आप उतरेंगे। पुलिस ने उस ट्रक को कब्जे में ले लिया जो इन किताबों को ठिकाने लगाने वाला था। ये सिर्फ कागज का मामला नहीं है या स्याही का मामला नहीं है, ये देश के भविष्य यानी उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है जिन्हें सही और सस्ती शिक्षा मिलनी ही चाहिए। प्रशासन इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रहा है कि आखिर ये गोदाम किसका है, इसका किराया कौन भर रहा था और मेरठ के वो कौन से सफेद पोश हैं जो इस काली कमाई के पीछे हैं। सवाल है कि क्या ये किताबें असली हैं, सिर्फ रद्दी के भाव में छपी नकली कॉपी? क्या इस गिरोह के तार बड़े पब्लिशर से जुड़े हैं? आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किताब माफिया का ये जाल कैसे और कहां तक फैला हुआ है। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में आज इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे। लाखों किताबें जब्त की गई, गोदाम को सील किया गया। सफेद पोशों के संरक्षण ठीक है, इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल झा जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और प्रदीप सारंग हमारे साथ में है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अनिल झा का रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है? आखिर ये काला कारोबार कैसे फल फूल रहा था? किताबें और ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। इन किताबों को अगर ये असली हैं तो बच्चों तक पहुंचना चाहिए था, इन्हें संजो कर रखा गया, इन्हें कहां सप्लाई किया जाना था और पता नहीं, अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि असली है भी या फिर नकली है, या इन्हें छपाया जा रहा था मेरठ में, इन्हें कहां पर सप्लाई होना था, अब तक कोई जानकारी नहीं है। आखिर ये पूरा का पूरा गोरख धंधा लंबे वक्त से चल रहा होगा। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप किताब माफियाओं के इस जाल पर?
देखिए गरिमा, सबसे पहले तो आज चैत्र नवरात्र की पहले नवरात्रि के पहला दिन है। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। तो अब आता हूं आपके सवाल पे। देखिए, अभी ये जो घटना है, शायद ये उत्तराखंड की घटना है। और अभी इससे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बलरामपुर साइड में भी ट्रक से भरा हुआ, लदा हुआ किताबों की जो है जखीरा पकड़ा गया था। तो ये जो चीजें हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा अपने संबोधन में कि सरकार के सफेद पोशों के जो है शागिर्द में ये सब चीजें चल रही है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और दरअसल सरकार इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान इसलिए नहीं दे रही, शिक्षा या की मुद्दा हो या स्वास्थ्य को लेकर कोई चीज हो, क्योंकि सरकार के जो प्रायोरिटी पे है ना, स्वास्थ्य और शिक्षा है ही नहीं। आपने देखा, अभी मैं कल देख रहा था एक न्यूज, उत्तराखंड में 826 स्कूल बंद हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप तो हजारों की संख्या में जो है स्कूलें बंद कर दी गई हैं। तो जहां पे जिस सरकार में के मान्यता, जिस सरकार की प्रधानता शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य ना हो, तो वहां पे ये सब चीजें होना जो है वो संभावित है। और इस सरकार में खास करके भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है, केंद्र से लेके राज्यों में, आपने देखा होगा कोई भी घोटाला। अभी देखिए, कांग्रेस के सरकार में क्या होता था कि एक कोई आरटीआई करने वाला एक्टिविस्ट, कोई वकील, कोई एक याचिका दायर करता था और सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की जांच हो जाती थी और दूध का दूध पानी का पानी होकर घोटाले सामने आते थे और उस पर कार्रवाई भी होता था, कहीं ना कहीं जेल भी लोग हैं। इस सरकार में क्या है कि सरकार में कोई जांच नहीं करता है, क्योंकि लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और अगर आप जैसे पत्रकार, आप जैसे चैनल अगर एक्सपोज भी करते हैं, नेताओं का नाम भी आ जाता है, लेकिन ये सरकार अपने आप को उसको कार्रवाई करने में अपनी मानहानि समझती है कि अगर हम किसी भ्रष्ट नेता को, भ्रष्ट मंत्री को, भ्रष्ट विधायक, सांसद या भ्रष्ट अधिकारी को हम निकाल देंगे तो उससे शायद सरकार की इमेज खराब होगी, ऐसा मानना है केंद्र और राज्य सरकारों की। इस वजह से सब चीजें फलता फूलता जा रहा है। इसकी गाज गिरेगी, दो चार जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर गाज गिरेगी, दो चार पुलिस वाले नापे जाएंगे। बट ये सफेद पोस्ट का के जो नीचे जो ये लोग चल रहे हैं, माफिया, किताब माफिया, अभी गैस की देखिए, गैस की माफिया चल रही है। ऐसा कौन सा जो विभाग है जिसमें माफिया नहीं चल रही है? स्वास्थ्य में आपने देखा, किताब में आपने अभी आप करी गई है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो जहां मैं, मेरा एक लाइन में अंडरलाइन है कि जिस सरकार के प्रधानता में शिक्षा स्वास्थ्य नहीं आता है, उस सरकार के नीचे ये सब चीजें होना स्वाभाविक बात है और सरकार का ध्यान भी नहीं जाता है। आप देखिएगा कुछ नहीं होगा, ये भी सब को सब भरे हो जाएंगे, 200-400-500 करोड़ रुपया चंदा देंगे पार्टी फंड में, सब दूध के दूल्हे हैं, सबके सब हो जाएंगे, विधायक की सांसी का टिकट भी पा जाएंगे। को नहीं जब मिला तो राज्यसभा एमएलसी बन जाएंगे, डायरेक्ट मंत्री बन जाएंगे। 8 महीने बाद बिना विधायक और एमएलसी के या बिना सांसद के भी मंत्री बन सकता है आदमी, 8-10 महीने, जो प्रावधान है हमारे संविधान का। तो ये सब चीजें हैं। कुल मिला के मैं इतना ही कहूंगा कि आप तो विपक्ष का बोलना या आप जैसे पत्रकार चैनल का इस सब चीजें एक्सपोज करना, ये हमारे ऊपर ही इंटीग्रेट जाएगा। अभी वो कहेंगे, कोई निकालेंगे अगर भाजपा प्रवक्ता होते कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ये हुई थी, उसके नीचे बचना चाहेंगे। अरे ठीक है, हर सरकार में कुछ ना कुछ गलती होती है, सही होती है, आप गलतियों से सीख लीजिए, उसको जो है वो सही करिए। और आपके सरकार में दायित्व है, 10 साल से आपकी सरकार है, उत्तराखंड में भी 10 साल से सरकार है, 15-20 साल चल रही है। तो ये सब चीजें देखना, और सबसे बड़ी बात, ठीक है, यानी सख्त एक्शन की जरूरत है जो अब तक नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं हिलावानी और लापरवाही का ये सब कुछ नतीजा है जो सामने आया। एक के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी ना, तो देखिएगा ये सीख मिल जाती है। बस दरअसल इस सरकार में होती ही नहीं है कार्रवाई। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में प्रदीप सारंग जी लगातार बने में, बहुत स्वागत सर आपका। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? रुद्रपुर के किरतपुर में शिक्षा घोटाला की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। सुन नहीं पा रहे हैं, आप अनम्यूट करें। आवाज आ गई? हाँ जी, बोलिए जी। मैं कह रहा हूं कि ये हमेशा से रहा है, सरकार कोई भी हो, माफियागिरी होती रही, कम और ज्यादा। सरकार का काम है कि चिन्हित करके दंडात्मक कार्रवाई करे ताकि नजीर पैदा हो। और जो असली काम है, सुशासन का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सुशासन का मतलब जो आम वोटर है, आम जनता है, उसको जो हक है, उसके जो सुविधाएं हैं, उन तक पहुंचे। आज जो गार्जियन है, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन गार्जियंस पे कितना आर्थिक बोझ जा रहा है, इसका कोई खोज खबर लेने वाला है, न कोई आंकड़ा है। सरकारी स्तर पर न कोई एजेंसी है जो इन चीजों पे निगरानी करे। कहने को तो बेसिक शिक्षा विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक हर जिले में एक अधिकारी तैनात है, लेकिन वह कुछ कर नहीं रहे। इस संबंध में अब तक कोई इस तरह की कोई सर्वे और जांच कार्रवाई नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि एक बच्चे को पढ़ाने में आज दोहरी, लोग कहते हैं भारत में दोहरी शिक्षा, दोहरी नहीं, अब तो तिहरी शिक्षा व्यवस्था है।
आईसीएस, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अब इनके पाठ्यक्रम को देखिए। एक गार्जियंस की जो पाठ्यक्रम है वो 15,000 रुपए का हो रहा है। यहाँ 15,000 में पूरे साल की फीस हो जाती है। और इसका कमीशन क्या है, इस पर भी तो कुछ पता हो। एक स्कूल का जब मैनेजर है या प्रिंसिपल है, वो डिसाइड कर देता है कि नहीं यहीं से आपको किताबें खरीदनी है या यही किताब खरीदनी है, तो ये समस्याएं आ रही बात ये जो बरामद हुआ है, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल ये पुस्तकों की माफियागिरी आज से नहीं, बहुत पुरानी है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को उसका हक मिलना चाहिए। उसके जो जेब पे डाका डाला जा रहा है इन लोगों के द्वारा, वो डाका डालना रुकना चाहिए। और कार्रवाई, जैसा अभी अनिल जी कह रहे थे, सपा प्रवक्ता की कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं न कहीं कुछ सच्चाई भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार का, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो उनका फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे है, लेकिन इन जो भ्रष्टाचार गतिविधियां हैं इस पे अभी बहुत फोकस नहीं है। अगर वो इसको प्रायोरिटी में ले लें तो निश्चित रूप से ये जो आम जनता भुगत रही है, बाजार का जो खेल है ना, चाहे वो अभी कुछ दिन पहले नमक को लेकर एक पैनिक माहौल क्रिएट किया गया, तो दौड़े लोग और पता लगा 50-50 पैकेट 10-10 पैकेट नमक खरीद कर स्टोर करने लगे। सिलेंडर को लेकर पैनिक हो गया। अभी तक क्लियर साहब, कुछ सिलेंडर की कुछ कमी भी होगी, सप्लाई की, कुछ पैनिक हो गया तो लोग अपना स्टोर करने लगे सिलेंडर। ये भी सब, तो इन चीजों पे कैसे कंट्रोल हो, ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर सुशासन के अंतर्गत ये विषय प्रायोरिटी पे आने चाहिए, मुझे यही कहना है। ठीक है, ठीक है सर, लौटते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा मामला, आप सोचिए, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के भविष्य के साथ, क्योंकि ये किताबें अगर असली हैं तो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए थी, जो नहीं पहुंचाई गई। और अगर नकली माफिया जो है, किताब माफिया जो है, उनका राज फैला हुआ है, तो आप सोचिए कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। विवेक जी, क्या जवाब है? मेरठ में सब छपाई होती थी और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो ये पूरा गोरख धंधा लंबे वक्त से किताब माफियाओं का जारी था, जो अवैध जखीरा बरामद हुआ है, अपने आप में कई सारे सवाल उठा रहा है। विवेक जी। गरिमा जी, ये विषय आज इतने बड़े पैमाने पे प्रकाश पे आ चुका है। हम लोग कई बार इस तरह के मुद्दों पे शिकायत कर चुके हैं कि एनसीईआरटी की नकली किताबें मार्केट में हैं। कई बार ऐसे अवसर आए कि उसमें एक आध पेज, एक आध चैप्टर बीच में गायब मिलते हैं ऐसी नकली किताबों में। और ये विषय बहुत दिन से चल रहा है, कोई नया विषय नहीं है। हम लोगों ने कई बार इसके लिए शासन प्रशासन के साथ पत्राचार किया है। ये और बात है कि अचानक से कहीं से चीजें पकड़ में आ गई और इसमें बहुत बड़े बड़े रैकेट इन्वॉल्व है। इसका पूरा ऑल इंडिया रैकेट है और ये वहां छप करके ये पूरे भारत में नकली किताबें जा रही हैं, सबको मालूम है। और इसमें शिक्षा अधिकारियों को भी मालूम है और स्थानीय स्तर पे इसमें पुलिस प्रशासन को भी मालूम है। लेकिन ये अब की बार इतने बड़े पैमाने में पकड़ में आई है। जिन लोगों ने इसको पकड़ा है उनकी टीम को साधुवाद है और थोड़ा सा इसमें धरपकड़ तेज नहीं, लेकिन ये जारी क्यों था विवेक जी? प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? क्या, कैसे आखिर शिक्षा विभाग की नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा चलता रहा? मेरठ से लेकर उत्तराखंड तक ये हो रहा है। आप शिकायतें करना अलग चीज है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना भी तो एक जिम्मेदारी होती है ना, वो कौन करेगा? देखिए गरिमा जी, है क्या कि एनसीईआरटी पर्याप्त मात्रा में किताबें छाप नहीं पाती है। सत्यता ये है। कई अवसरों पे देखा गया तो इस है समस्या का कि समाधान कैसे किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल इनको पर्याप्त मात्रा में छपाई करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों तक किताबें पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका सप्लाई तंत्र है वो सक्षम नहीं है। कोई आज से शिकायत नहीं गरिमा जी, ये आज पकड़ में आई चीजें।
जिन्होंने पकड़ा उनको साधुवाद है। ठीक है। ये मतलब 20-30 साल से तमाशा चल नहीं, रहा है। जिन्होंने पकड़ा बिल्कुल उनको हम लोगों ने साधुवाद कई है, बार लेकिन इसमें बड़ी बात भ्रष्टाचार ये कि किया। एक्शन क्यों नहीं हो रहा था। चलिए ठीक है, हम लौटेंगे। सोशल एक्टिविस्ट प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी का रुख करते फिर अनिल जी के पास जाएंगे। हाँ प्रदीप जी। सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि महोदय यहाँ हैं। हम्म। इन्होंने ये स्वीकार किया है कि स्थानीय अधिकारियों की जानकारी में ये सब है। हम्म। तो सवाल क्या है कि क्या अगर कर रहे थे स्थानीय वो लोग? अधिकारियों की जानकारी में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा सचिव जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर इनका ये स्वीकृति है कि नहीं, जानकारी ये सच है, ये है सच। नेताजी सीधे भले व्यक्ति हैं, इन्होंने सच्चाई स्वीकार की, मैं तो इन्हें धन्यवाद देता हूँ, वरना सच को स्वीकार कहाँ करते लोग। तो क्या अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ नेताजी से, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी या उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ ऐसा प्रयास करेगी कि चिन्हित करके इन लोगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी, इनको कुछ पनिशमेंट किया जाएगा, ताकि जो इस तरह के और इन्वॉल्व लोग हैं वो थोड़ा डरें, सहमें, अपने हाथ पीछे खींचे? क्या ऐसा होना है, या फिर जैसा कि अनिल जी कह रहे थे, सपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया, फिर लीपापोती करके खत्म कर दी जाएगी? एक होता है सिंबॉलिक कार्रवाई करना, एक होता है गंभीर कार्रवाई करना। मैं तो नेताजी से ही जवाब जानना चाहूंगा कि सरकार का पक्ष क्या रहेगा कि उन जो अधिकारी हैं स्थानीय तौर पर, चाहे मेरठ का मामला हो, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन है, पूरा का पूरा इस पे बड़ी जांच हो और उन पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अनिल जी कुछ कह रहे थे। अनिल जी। बस वही कह रहा था जो प्रदीप जी ने कह दिया है। अब देखिए कितनी सच्चाई से, मैं तो तारीफ करूंगा विवेक जी का कि उन्होंने सच्चाई कबूला कि सरकार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबको मालूम है, प्रदेश में मालूम है, केंद्र में मालूम है, लेकिन सब असहाय हैं, दयनीय हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। इतनी बड़ी सत्ता प्राप्त करके, इतना बहुमत प्राप्त करके, इतने विधायक सांसद मंत्री बना के, उसके बाद ये कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ इनके हाथ में है। तो मैं तो साधुवाद दूंगा विवेक जी का, कम से कम उन्होंने स्वीकारा। सच्चाई यही है, मैंने आपको पहले ही संबोधन में कहा था कि ये भाजपा की सरकार में कोई भी घोटाला चाहे आप आंखों के सामने रख दीजिए, लेकिन सरकार ना उस पर जांच बैठाएगी। और अगर आप जैसे पत्रकार, आप जैसे मीडिया या कोई भी एक्टिविस्ट या कोई भी आरटीआई दाखिल करके, या यहाँ तक कि जो सीएजी वाले हैं ये भी कोई रिपोर्ट देते हैं, तो ये सरकार उसको मानती नहीं है। और किसी मंत्री, विधायक, सांसद को बर्खास्त करने में ये अपनी मानहानि समझते हैं। चलिए अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी से जवाब भी लेंगे इस पर कि आखिर स्थानीय अधिकारियों की जब जान में था ये सब कुछ, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो अपने आप में बड़े सवाल हैं। ठीक है, लौटेंगे हम और चर्चा को करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विवेक शुक्ला जी, आपने सभी को सुना, माफ कीजिएगा श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। विवेक श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहेंगे? सर, स्थानीय अधिकारियों की जानकारी थी तो उसे आखिर एक्शन लेने में देरी से क्यों हुई? कौन रोक रहा था? क्या वजह है कि आखिर इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी एक्शन लेने में देरी हो गई? लाखों किताबें जब्त की गई हैं, अब तो एक्शन होगा ही जब पूरा मामला मीडिया के माध्यम से भी सामने आ चुका है, लेकिन ये देरी क्यों? अगर मान लेते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आता तो ये किताबें बच्चों तक सप्लाई की गई होती, उनको पढ़ाई जा रही होती। इन किताबों में क्या है किसी को नहीं पता। आपने खुद कहा कि एक सच ये भी है कि किताबें पर्याप्त मात्रा में एनसीईआरटी नहीं छाप पाता, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? अगर ये उच्च स्तरीय मामला है तो उसे सरकार के स्तर तक पहुंचाने का काम भी मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन का ही होता है, या अलग अलग जगहों पर जहां पर ऐसे जखीरे बरामद होते हैं उसके बाद तो अपने आप ही स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि जरूरत कितनी ज्यादा है किताबों की। बोलिए सर। गरिमा जी, किताब छपी है, कोई एक दिन में किताब नहीं छपती है, इनको छापने में महीनों लगते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई चुप्पे से किसी ने छाप दिया। और इसकी शिकायत हम लोग इसके पूर्व में बहुत बार लिखा पढ़ी में कर चुके हैं। तो जवानी शिकायत है क्या कि इसमें डियावस नाम की जो इकाई है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका निकम्मापन है। जिला विद्यालय निरीक्षक
गली गली में ऐसे विद्यालय खुल चुके हैं जिनको मान्यता नहीं है। मान्यता पता चला 5 किए चला रहे हैं 8 तक, और कोई हाई स्कूल कोई इंटर चला रहे हैं। उन विद्यालयों को संरक्षण भी इंडिया हाउसों का रहता है। ठीक है, बोलिए सर। विवेक जी, विवेक जी की आवाज नहीं आ पा रही है क्या ठीक तरीके से? ठीक है, विवेक जी को हम नहीं सुन पा रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में प्रदीप जी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना ठीक है? क्योंकि हम ही जिम्मेदार हैं और हम ही सवाल उठाने लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब ये तो बड़ा गंभीर विषय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी सरकार को लिख रहे हैं और तमाम बार लिख रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो जो अनिल झा जी कह रहे थे, मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन सपा प्रवक्ता अनिल झा जी जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार का इस पे संरक्षण है या मंत्रियों का संरक्षण है, सफेद पोशों का संरक्षण, वो बात तो साबित हो रही है कि वरना एक भाजपा के कार्यकर्ता को इतनी बार लिखना पड़ रहा है। जैसे डीआईएस का नाम आ रहा है, तो डीआईएस क्यों ऐसा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि स्कूल जो बंद हो जाए? देखिए, आरटीई एक व्यवस्था है जिसमें कहा गया कि शिक्षा की फ्री व्यवस्था। अब आरटीई के अंतर्गत यानी शिक्षा का जो अधिकार है बच्चों को, उसके तहत स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही, भारी फीस ली जा रही, और खाना पूरी के लिए 1-2 बच्चों का नाम आरटीई के अंतर्गत यानी राइट टू एजुकेशन, आरटीई शिक्षा का अधिकार के तहत 1-2 एडमिशन कर लेते हैं। अच्छा, सवाल क्या है कि ये जो बड़े विद्यालय हैं इनका प्रबंधन है वह सब पूंजीपति है, और इस तरह की कानून की आंख में धूल झोंकने के लिए शासन सत्ता का जरूरी है संरक्षण, अन्यथा संभव नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि प्रेस में जो चीज छपती है वो सरकार को जानकारी नहीं होती। कितनी प्रतियां छपी हैं, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे पैम्फलेट हो, वो प्रेस को, उसका एक्ट बना हुआ है, प्रेस एक्ट, उसके तहत उसे सूचित करना ही होगा प्रशासन को, और उस किताब पर, उस पोस्टर पैम्फलेट पे लिखना पड़ेगा कि कितनी प्रतियां हमारे प्रेस से छपी हैं। यह सब जांच कौन करेगा? सवाल फिर वही आता है घूम फिर के कि अगर शिक्षा विभाग का डीआईएस, स्थानीय भाजपा के नेता, स्थानीय मंत्री अगर ये जान रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई ना सवाल है ना कोई जवाब है। इसका जवाब तो कौन देगा? ऊपर वाले के भरोसे। चलिए हम जवाब लेते हैं। अनिल जी कुछ कह रहे हैं। अनिल जी, मैं प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए अभी इन्होंने, विवेक जी ने एक और बात कही कि यहाँ अवैध रूप से ना जाने कितने विद्यालय चल रही है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चाहे अवैध रूप से विद्यालय चल रहे हो या अवैध रूप से किताबें छप रही हो या जो भी विभाग विवेक जी कह रहे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ही आती है या केंद्र सरकार के अधीन आता होगा, और दोनों जगह भाजपा की सरकार है इतनी धनबल के साथ में। तो सवाल यही है कि ये कुछ करना चाहते नहीं है ये। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी प्रदीप जी ने कहा ना कि ये जितने भी स्कूल संचालक हैं ये सब राजनीति के जो है उसमें होते हैं, ये ज्यादातर मंत्री विधायक के स्कूल कॉलेज हैं। ये आप देखिए उठाकर, सब के सब भाजपा के लोग हैं। भाजपा के जितने भी मंत्री विधायक सांसद है, उठा लीजिए, गोरखपुर से लेकर आप चले जाइए झांसी देवरिया तक, और उसके बाद आप उठा लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90% लोग भाजपा के या तो विधायक होंगे, मंत्री होंगे, या सांसद होंगे, या उनके रिश्तेदार होंगे जो स्कूल कॉलेज चला रहे होंगे। तो कुल मिला के इच्छा शक्ति की कमी है। जहां तक बात हमारे प्रदीप जी ने अभी एक बात पे जोड़ दी कि भाई लाइन ऑर्डर पे योगी जी, देखिए लाइन ऑर्डर भी कहाँ है? अगर मुसलमान कोई क्राइम कर रहा है तो लाइन ऑर्डर है, यादव कोई क्राइम कर रहा है तो लाइन ऑर्डर है, पंडित कोई क्राइम कर रहा है तो लाइन ऑर्डर है, लेकिन वहीं पे ठाकुर कोई क्राइम करता है तो कोई ऑर्डर नहीं, लाइन ऑर्डर नहीं है। वहीं पे कोई उनके सगे वाले करते हैं तो कोई लाइन ऑर्डर, बगल में बैठते हैं उनका कोई लाइन ऑर्डर नहीं है। तो लाइन ऑर्डर भी प्रदीप जी सिलेक्टिव है, जो कि गलत है। आपको लाइन ऑर्डर चश्मे के एक नजरिए से सबको देखा जाना चाहिए। अगर किसी हत्या के आरोप में किसी का घर अगर मुसलमान का गिरा दिया गया तो हिंदू का भी गिरना चाहिए, और हिंदू में ब्राह्मण का गिरा दिया तो ठाकुर का भी गिरना चाहिए। अगर कोई बलात्कार करता है, रेप केस में होता है, तो पैरामीटर आप सिलेक्टिव करेंगे तो ये सब के सब। चलिए विवेक जी से हम फाइनल जवाब लेते हैं। विवेक जी ठीक है, सरकार पर बड़े आरोप लग रहे हैं विवेक जी। धंधा लो, इसके अलावा भाजपा सरकार में देखिए राजनीति मत कीजिए। अनिल जी हम जवाब लेते हैं। विवेक जी आप बताइए। चलिए विवेक जी से जवाब लेते हैं। हाँ विवेक जी बोलिए आप।
गरिमा जी, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का, अधिकारियों के भ्रष्टाचार का नमूना है। सरकार इसमें कहीं से नहीं है। ये कोई आज से एक विषय नहीं है। ये 20-30 साल से इनके रैकेट चल रहे हैं। हम लोग इस पे लिखा पढ़ी करते हैं। अवैध विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालय कोई एक दल के नेताओं के नहीं है, सारे दल के नेता इसमें शामिल है। अरे सरकार तो विवेक जी आपकी है, क्यों नहीं? अरे भाई रुक जाओ भैया। चलिए अनिल जी, आप जवाब देने दीजिए ना उनको। विवेक जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है। नहीं, हाँ, यहाँ जो है विवेक जी, एक मुद्दा खड़ा हो रहा है कि अगर डीआईओएस कार्य नहीं कर रहा है, अपना दायित्व तो नहीं समझ रहा है, तो उस पर अंकुश कौन लगाएगा? उसका ट्रांसफर कौन करेगा? वो ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? आप जैसे संभ्रांत व्यक्ति के 10 बार लिखने के बाद डीआईओएस बदला क्यों नहीं गया? डीआईओएस पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा गया? उसके सस्पेंशन या उच्च स्तरीय जांच क्यों? और ये जांच कौन बैठाएगा? डीआईएस के ऊपर तो शिक्षा विभाग के निदेशक हैं, शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो ये सवाल उठता है भाई। देखिए, और जो अनिल जी कह रहे थे, मैं उनकी एक बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। वो उनका नजरिया है कि सरकार जो है कानून जाति आधारित देख के कर रही है, वो पूरी बात सही नहीं है उनकी, लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं व्यक्ति से हो जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। चलिए लौटेंगे आपके पास में। जल्दी से विवेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं तो जल्दी से क्लाइंट। गरिमा जी, जो विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ जाता उस पर कड़ी कार्रवाई हो जाती है। जो विषय नहीं आ पाता, ये शिक्षा विभाग का मामला, इसमें अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी बैठे हुए हैं। जो मंत्री हैं सब राज्य स्तर के हैं। किसी मंत्री की अपर मुख्य सचिव सुनते नहीं है। हम लोग तमाम पत्राचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी भी जिला विद्यालय निरीक्षक से आप पूछ लीजिए, जितने अवैध विद्यालय गली गली में खुले हुए हैं, मान्यता कुछ की है, पढ़ा कुछ को रहे हैं। अभी जिला विद्यालय निरीक्षक से आंकड़ा मांग लीजिए, आपको एक आंकड़ा नहीं देगा वो। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा या अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा से मांग लीजिए, कोई आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा। विद्यालय एनसीईआरटी के रिकॉर्ड में कम है, खुले ज्यादा है, छात्र संख्या ज्यादा है, और इसी का साइड इफेक्ट है कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय, हमारे जूनियर हाई स्कूल विद्यालय, उनकी छात्र संख्या इफेक्टेड हो रही है। चलिए देखिए, हम कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि जो शिक्षा घोटाला हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर लगाम लगे, और इसके लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार से ही आग्रह किया जा सकता है। और मुझे लगता है आग्रह आम जनता जरूर कर सकती है, लेकिन असल में ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे आग्रह करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के भविष्य के साथ, हमारे युवाओं की शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उस तरीके से किताब माफिया, शिक्षा माफिया एक्टिव ना हो, उन पर सख्त से सख्त लगाम लगाई जाए। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो विपक्ष का सरकार पर तीखा हमला सामने आया है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख रहे हैं किताबों का ये जखीरा बरामद किया गया है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर शिक्षा माफिया और किताब माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।